24 का रन, पहला चरण, मतदान प्रक्रिया जारी है। देश की 102 सीटों पर, देश भर में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान चल रहा है। राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और आज का दिन बहुत अहम है उन प्रत्याशियों के लिए भी जो चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं और उन पार्टियों के लिए भी जिनके प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरे हुए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर की 102 सीटों पर 16 करोड़ 83 लाख मतदाता आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 8 करोड़ 40 लाख पुरुष मतदाता हैं, 8 करोड़ 23 लाख महिला मतदाता हैं, 35 लाख से ज्यादा तकरीबन 36 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली बार आज वोट डालने वाले हैं। 1,87,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं वोट डालने के लिए, मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए, और 18 लाख मतदान कर्मी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न बनाने में जुटे हुए हैं। 1,625 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं इन 102 सीटों पर। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान जारी है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। 4 जून को रिजल्ट आएगा, 55 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। प्रदेश में 83,37,000, उत्तराखंड में 83,37,914 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शराब की दुकानें बंद हैं पूरी तरह से, स्कूल कॉलेज भी बंद हैं, अवकाश है। सुरक्षाकर्मी 1 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और इस वक्त हमारे साथ गणेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नमस्कार गणेश शर्मा जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। कैसे हैं आप? बढ़िया है नासिर जी। गणेश शर्मा जी, पहली प्रतिक्रिया पहले चरण के इस मतदान को लेकर, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर क्या है आपकी? देखिए नासिर जी, आज जो पहला फेज है, पहले फेज में पूरे देश में 102 सीटों पे चुनाव है। 102 सीटों का जो फैसला है वो आज शाम तक बंद हो जाएगा ईवीएम मशीन में। और जहां तक ये बात है, मेन अगर लेंगे हम तमिलनाडु में 40 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, बाकी राजस्थान में 12 सीटों पर, यूपी में 8 सीटों पे। तो ऐसे चुनाव हो रहा है जो इसका फैसला करेगा। जैसे पिछली अगर लगाए हम 102 चुनाव में 2 सीटों पे, तो करीबन बीजेपी या एनडीए को मिला के 40 से 45 सीटों का एस्टिमेट हम लगा रहे हैं। अच्छा। उत्तराखंड में 5 सीटों पे आज चुनाव है। और पिछले जो 2019 में 2014 में बीजेपी 500 सीट पे जीती थी। हालांकि कांग्रेस की भी वोट परसेंटेज अगर हम देखें तो वोट परसेंटेज में कांग्रेस भी कम नहीं है, वो भी 30-40% वोट पीछे लेती रही है। अच्छा गणेश जी, एक बात बताइए, ये चुनाव पिछले बाकी चुनावों से कितना अलग है? इस बार सभी नेता ये कह रहे थे कि ये चुनाव बहुत अलग है। कोई कह रहा था कि नई दशा देश की ये तय करेगा। किसी ने तो ये भी कह दिया, विपक्ष के नेताओं ने, कि अगर इस बार चुनाव में बीजेपी जीत गए तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होंगे। तो वहीं बीजेपी के नेताओं ने ये कह दिया कि इस चुनाव से देश के भविष्य का फैसला होगा, 1000 सालों तक का फैसला हो जाएगा। क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? देखिए नासिर जी, चुनाव तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो विपक्ष के नेता है उनका ये कहना आगे ये अलग चुनाव होगा, अगर इस बार चुनाव हो गया तो आगे कोई चुनाव नहीं होगा, संविधान चेंज कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, लोगों को एक तरह से दूसरी दिशा में दिखाया जा रहा है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है और उनको पता है कि अपना भविष्य, अपने देश का भविष्य कैसे तय करना है। ये मतदाता अच्छी तरह से जानता है। मतदाता अपना जो वोट का प्रयोग है वो बिल्कुल अपने साथी देख करके वो कैंडिडेट को देखता है, देश को देखता है कि कौन देश को आगे ले जा रहा है, उस बारे में वोट करेगा। नेताओं का काम है मतदाताओं को रिझाना, लुभाना। ये मतदाता के ऊपर है कि वो क्या करेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये चुनाव और चुनाव से अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव हर बार
है, हर बार कोई न कोई नई बात आती है। इस बार इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि भाई संविधान बदल देंगे और कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी है जो हर चुनाव को बड़े अच्छे से लड़ती है, जबकि दूसरी जो पार्टियां, अगर हम कांग्रेस का लें तो कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके पास जो लीडर्स है वो इतने नहीं है कि जो बीजेपी में लीडर। रही बात उनकी जो इंडी गठबंधन था तो होने वाला था, उसमें भी कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई है, वो अच्छे तरह कर नहीं पाया है। लेकिन मतदाता जागरूक है, मतदाता को कौन सी सरकार बिल्कुल नहीं है गणेश जी, ये भली बात जानता है। मतदाता जागरूक है और मतदाता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और हम भी अपील कर रहे हैं खबर अभी तक की तरफ से, अपने पैनलिस्ट की तरफ से, कि आप सभी वोट जरूर डालें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें, अपनी सरकार चुनें, अपनी सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। हमारा वोट अमूल्य वोट होता है। देश में मतदान की प्रक्रिया जारी है। देश की 102 सीटों पर चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। और उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यह चुनाव बहुत कुछ तय करने वाला है। पहले चरण से पार्टियों को बहुत हद तक उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो टेंशन भी होगी। राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव इस वक्त हो रहा है। राजस्थान की 12 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, ग्रामीण, इसके अलावा झुंझुनू की बात की जाए, नागौर की बात की जाए, वहां वोट डाले जा रहे हैं। वोट डालने के बाद प्रत्याशी सभी से अपील भी कर रहे हैं कि सभी वोट डालें। देश के बड़े नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। 24 का रन, पहला चरण शुरू हो चुका है। 24 का रन तो पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन अब पहले चरण की मतदान प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 16 करोड़, तकरीबन 16 करोड़ 83 लाख मतदाता आज देश भर की 102 सीटों पर मतदान कर रहे हैं। गणेश शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश जी, आज देश की 10 राज्य ऐसे हैं, देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। उसमें तमिलनाडु, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं। बाकी के राज्य जहां पर कुछ अलग अलग चरणों में चुनाव होने, तो पहले चरण के बाद पहले चरण का जो माहौल बनेगा, कुछ हद तक बहुत चीजें पता चल जाती हैं, अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि किसके लिए कितना मतदान हुआ है और कौन सा प्रत्याशी कहां पर कितना हावी रहा है। तो ये चीजें आने वाले चरणों में जहां जहां चुनाव होना है, किस तरह का असर डालेंगी राजनीतिक पार्टियों पर और उन क्षेत्रों के प्रत्याशियों पर। नासिर जी, जो आज पहले फेज का जो चुनाव हो रहा है 102 सीटों पे, अगर हम उसके हिसाब से देखें 102 सीटों में अगर ये जो सरकार एनडीए की में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 40 से 45 सीटें, पूरा अनुमान है कि 40 से 45 सीटें आएंगी। तो 543 सीटों का जो चुनाव है उसमें 100 आज है कि ठीक है, थोड़ी सी हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कितनी सीटें आएंगी या क्या आएगा या कैसे लोगों का रुझान है, वो चीज पता लग जाती है। लेकिन जो मेन है सरकार का जो कह रही है भी 400 पार है, वो 102 सीटों से इतना ज्यादा कोई पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि मेन साउथ है। साउथ इंडिया में बीजेपी पीछे भी, अगर हम पीछे का देखे तो इतना तो नहीं कर पाई है। और तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तो अभी तक उन्होंने कभी खाता ही नहीं खोला है। तो ऐसा ये देखना है कि भाई यहाँ से इससे कोई ट्रेंड बन जाएगा या इससे कोई ऐसा पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से गणेश शर्मा जी, और इस वक्त हमारे साथ संदीप चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नमस्कार, स्वागत है आपका संदीप जी। संदीप जी, पहली प्रतिक्रिया पहले चरण के इस चुनाव पर, मतदान पर, और फिर खासतौर से मैं आपसे जानना चाहूंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, 8 सीटों पर किस तरह की टक्कर है। देखिए नासिर जी, जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, साउथ की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, तो सभी जगह लोगों में एक जोश देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं राजनीति में एक परिवर्तन के सिंबल माना जाता है।
तो देखते हैं, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 4 तारीख को किस तरीके के रिजल्ट रहेंगे। अच्छा संदीप जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर चुनाव चल रहा है, इस बार समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं, आपको भी मालूम है। पहले जयंत चौधरी, मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े थे और यहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन रहा था इन पार्टियों का। इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है, मायावती बिल्कुल अलग है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। तो इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं, किस तरह की टक्कर है बीजेपी के लिए, यहां पर किस तरह की चुनौती एनडीए के लिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से, और बसपा यहां पर किस तरह का उलटफेर कर सकती है, या बसपा की मजबूती कितनी नजर आती है इन सीटों पर? देखिए नासिर जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। हकीकत में ये है कि राजनीति की जो नब्ज है वो आपके इस सवाल में है, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, ना किसी के भाषणों से चुनाव जीते जाते हैं, ना किसी के मैनिफेस्टो से चुनाव जीते जी जाते, चुनाव जीते जाते हैं समीकरण से। और आज की तारीख में अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कई समीकरण बदली हुई हैं। जब बिजनौर की सीट बसपा ने जीती थी, सहारनपुर की सीट बसपा ने जीती थी, कुछ सीटें सपा ने भी जीती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो वो पूरा एक समीकरण का गेम था। लेकिन इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण बदल गए हैं। समाजवादी पार्टी और गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दिया है जयंत चौधरी को, क्योंकि आपने देखा होगा जो सीटें थी, जैसे मुजफ्फरनगर की बात करूं, 5,000 वोटों से केवल अजीत सिंह की चुनाव हार गए थे। जी इसी तरीके से वो आपके बागपत की सीट थी, जयंत चौधरी को नजदीक से चुनाव हार गए थे। तो सभी सीटों पे इस तरीके का था। कैराना की सीट की मैं आपको बताऊं, तब यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट टंकी पर चुनाव लड़े थे, जयंत चौधरी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, तो वो सीट जीत गए थे। लेकिन जब वो अलग हुए तो ये सीट बीजेपी जीत गई। तो आज की तारीख में अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बात करूं, जिस तरीके से ये लोग अलग अलग, बसपा चुनाव अलग लड़ रही है, तो बसपा का चुनाव अलग लड़ने का मतलब सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को नुकसान है। और ये आरएलडी का बीजेपी साथ के साथ जाने का मतलब एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलना है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी तक जो सूरत हाल है, तो देखकर ये लगता है कि जयंत चौधरी और बीजेपी का पक्ष भारी है। बिल्कुल, और मैं आता हूं आपके पास, गणेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। गणेश जी, 400 पार का नारा एनडीए ने दिया इस बार कि अब की बार 400 पार। हालांकि नारे अलग अलग पार्टियों की तरफ से दिए जाते हैं, सभी जो भी अलायंस होते हैं उनकी तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन इस 400 पार के नारे पर जहां बीजेपी के नेता पूरी तरह आश्वस्त हैं, उनका कहना है कि माहौल है, मोदी की लहर है, मोदी के नाम पर देश में वोट डाले जा रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के कह रहे हैं कि ये तो हरियाणा में 75 पार का नारा दे चुके हैं। इसी तरह का निशाना दुष्यंत चौटाला ने साधा कि जो 75 पार का नारा देते थे उनको हमारी जरूरत पड़ी थी। तो ये जो नारे होते हैं, ये कितना प्रभाव डालते हैं मतदाताओं के मस्तिष्क पर, जहन पर? देखिए नासिर जी, कोई भी अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो एक टारगेट सेट करके चलती है, सारी पार्टियां सेट करती हैं। तो आज बीजेपी हमेशा टारगेट को बढ़ा लेके चलती है, ताकि जब बढ़ा लेंगे तो कम से कम वहां तक न पहुंच पाए तो कुछ तो हमें मिलेगा। जब टारगेट बड़ा होगा तो सोच बड़ी होगी, लोगों को काम ज्यादा करना पड़ेगा और ज्यादा, जैसे मैंने पहले बताया कि बीजेपी हमेशा जो है छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ती है। और जो चुनाव लड़ रही है उन्होंने टारगेट रखा 400। हालांकि ऐसी कोई नहीं कि 400 सीटें आने का मतलब यह है कि अभी अगर हम नॉर्थ इंडिया या थोड़ा सा एमपी से ले लेंगे, जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में ऑलमोस्ट ऑल जो बीजेपी है वो पीक उस पे है। मेन बचती है साउथ की साइड की सीटें जो है। आगे जैसे आज जो पहले फेज का चुनाव हो रहा है 102 सीटों पे, पीछे बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। तो इस बार भी अगर कोई बढ़ती है तो 2, 4, 5 सीटें ऐसे बढ़ेंगी। अब भाई इनमें से ऐसी बढ़ जाए तो 400, अब 302 300 से 400 का मतलब है कि 90 सीटें ज्यादा बढ़ानी। अब वो 98 या 90 सीटें कहां से बढ़ाएगी बीजेपी, ऐसे लग नहीं रहा। हालांकि टारगेट इन्होंने बढ़ा लेके चला है, पर अगर बीजेपी 320 मेंटेन कर पाती है तो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकम्बेंसी भी इसमें फैक्टर होता है। पिछले लगातार 10 साल से सत्ता में है, तो इस चीज में ये 400 पार का नारा देना अलग बात है, पर 400 सीटें पाना बहुत बड़ी चुनौती है। तो चुनौती तो है, और जाहिर सी बात है कि हर चुनाव अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है।
इसी बीच संदीप चौधरी जी, देश में एक मुद्दा काफी गर्माता रहा इस बार, भ्रष्टाचार का। हर चुनाव में गर्माता है, बहुत पहले से गर्माता रहा है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये मुद्दे भी हमेशा से चलते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वार पलटवार खूब हुई। इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी पर निशाना साधते रहे। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे थे कि बीजेपी तो भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन चुकी है। वहीं एनडीए के नेता पीएम मोदी भी लगातार अलग अलग मंचों पर कहते रहे कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं और इनका मकसद देश के लिए नहीं बल्कि अपने परिवारों को बचाने की कोशिश करना है। ये मुद्दे जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जहां पर जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं चुनाव के दौरान, तो वहां जातीय समीकरण हावी होते हैं चुनाव में, या फिर मुद्दे हावी हो जाते हैं और ये चीजें पीछे छूट जाती हैं, या फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले लेकिन चुनाव होगा जातीय समीकरण के हिसाब से ही? क्या लगता है आपको? देखिए नासिर जी, अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं या और भी कई स्टेट ऐसे हैं, मैं आप बिहार में रहा हूं, बिहार के बारे में भी जानता हूं, यहाँ पर जातीय समीकरण सबसे ऊपर रहता है। आज भी जातीय आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जातीय आधार पर एनालिसिस किया जाता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश वोटों का ध्रुवीकरण होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी करेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मस्जिद का मुद्दा भी काम करेगा, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जाति की आपकी बात की, जाति का काम करेगा। और जिस तरीके का यहाँ पे आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो चारों पार किनारे नारा देती है या बड़े बड़े माइलस्टोन सेट करने की बात करती है, लेकिन वो सब चुनावी स्टेटमेंट होते हैं। अगर वो इतने फेमस होते, इंडिया विकसित भारत बन गया होता, या हम विश्व गुरु बन गए होते, या दुनिया में सबसे बड़े नेता मोदी जी बन गए होते, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आरएलडी की जरूरत पड़ती, आपको राजभर की जरूरत पड़ती, आपको अनुप्रिया पटेल की जरूरत पड़ती। इसका मतलब ये हकीकत यह है कि हमें चुनाव जीतने के लिए इतना नीचे झुकना पड़े, जिससे हाथ मिलाना पड़े, आप हाथ मिलाएंगे, ये हकीकत है। और इसी मामले में मैं ये मानता हूं कि जयंत चौधरी को अपने साथ लेकर के आना, एक जो राजनीतिक समीकरण होती है जोड़ की आधार पर जीत तय करते हैं, उस कई पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी अलायंस को माइलेज है, माइलेज है। अच्छा संदीप जी, एक बात और बताइए कि पश्चिम, आपने जातीय समीकरणों की बात की और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के हर हिस्से में कुछ न कुछ तरीके से नजर आता है। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में कितना कमाल कर सकता है? और इंडिया गठबंधन में आखिर तक बहुत सारी कशमकश रही थी सीटों के बंटवारे को लेकर। दूसरी तरफ बीएसपी का अलग हो जाना, कितना अलग से चुनाव लड़ना, ये किसको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, या खुद बीएसपी को? अलग से चुनाव लड़ना बीएसपी को कितना मजबूत इस बार करने वाला है, और बीएसपी की स्थिति किस तरह की नजर आती है उत्तर प्रदेश में? देखिए नासिर जी, बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड है। बसपा का अलग से चुनाव लड़ना समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, और वहां पर मायावती ने या कहीं बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जिस तरीके से अगर मैं सहारनपुर की बात करूं, इमरान मसूद जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, प्रियंका गांधी का रोड शो किया, जबरदस्त भीड़ उमड़ी, लेकिन बसपा ने यानी मायावती ने हमारे अली को यहाँ पे टिकट दे दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है सपा गठबंधन के साथ में, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरीके का समीकरण सभी सीटों पर है। बसपा का अलग होना समाजवादी पार्टी के लिए सिद्धि है। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें नासिर जी, आप भी समझते हैं कि खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का न संगठन है और वोटर भी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वोटर है जो कई समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में बसपा को समाजवादी पार्टी के साथ जाकर के फायदा हुआ था, बसपा ने अपनी सीटें निकाल ली थी, मुझे लगता है जो सीटें कांग्रेस कहीं निकालती है तो वो समाजवादी पार्टी से केवल फायदा लेने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी को फायदा कांग्रेस पहुंचाती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देती है। गणेश शर्मा जी, राजस्थान की भी 12 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। राजस्थान में किस तरह का मुकाबला आपको नजर आता है? विधानसभा चुनाव में सत्ता का परिवर्तन हुआ,
इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री आज चुनाव के मैदान में, उनके लिए वोट डाले जा रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को लेकर तो हरियाणा में काफी चर्चाएं चल रही थी कि वो हरियाणा से चुनाव के मैदान में आ सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर बहुत हद तक ये कहा जाता रहा था कि वहां से चुनाव के मैदान में आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने अलवर उनको पहुंचा दिया और वहां से टिकट दिया है। तो राजस्थान में किस तरह का इस वक्त का समीकरण नजर आ रहा है? आशीष जी, देखिए राजस्थान की जो 12 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जैसे कि अब आप पीछे का अगर हम देखते हैं 2019 को, अगर पीछे को लेके चलते हैं, पीछे में जैसे 12 में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक एमएलपी की सीट थी। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो नॉर्दर्न इंडिया है या जो हिंदी स्पीकिंग जितने स्टेट्स हैं, वहां बीजेपी का वर्चस्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कांग्रेस के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास अपने लीडर नहीं है, आपस की फूट है, तो उस वजह से बीजेपी को उससे बड़ा फायदा हो रहा है। और राजस्थान में जो 12 में से लगता है 12 की 12 सीटें आएंगी। और रही भूपेंद्र यादव जी की बात, जो कि अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलवर से चुनाव बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि इनके पास कहीं भी कोई लीडर नहीं कि जो लोगों को, जिसके पीछे लोग ये कहें कि हाँ ये हमारा लीडर है। जैसे बीजेपी में मान लो मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं और बड़े बड़े लीडर, और जैसे केंद्रीय मंत्री जी मेघवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी पोजीशन अच्छी है राजस्थान में। और एक कार्यकर्ता में सबसे बड़ा मेरे को ये लगा कि जो इन्होंने अभी चेंजेस किए हैं, एक आम आदमी को करके इन्होंने सीएम बनाया है, इससे भी लोगों में पॉजिटिव व्यक्त किया है। संदीप चौधरी जी, आप क्या कहेंगे राजस्थान को लेकर? जो हिंदी बेल्टों की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसको लेकर आपका क्या आकलन है? जी देखिए नासिर जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की बात करी, यहाँ के समीकरण और गठबंधन अलग होता है और राजस्थान की राजनीति बिल्कुल अलग होती है। राजस्थान में ये चीज भी मैटर करेगी कि जिस तरीके से वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी जाटों की बहू है, राजपूतों की बेटी है और वहाँ का एक पसंदीदा चेहरा है, और उनको पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। वहाँ की राजनीति में उनको स्टेज पर भी जगह दी जाती, जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं या वहां पर गृह मंत्री जाते हैं या जेपी नड्डा जी जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ, और राजपूत वोटर के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे वो राजस्थान का हो, एक नाराजगी है बीजेपी को लेकर के। तो इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए राजस्थान की जंग जितना जितना दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वहां पर जो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी, जिसके लिए हमें 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे मेरे हिसाब से राजस्थान में चौंकाने वाला रिजल्ट कांग्रेस और अलायंस दे सकता है। अच्छा, आपने वसुंधरा राजे का जिक्र किया कि राजस्थान में उनको इग्नोर किया गया, तो वो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो लगातार दावा भी अपना पेश करती रही। तो चुनाव के बाद, मुख्यमंत्री के चयन के बाद, कोई ऐसा माहौल तो वहां पर गरमाया नहीं वसुंधरा राजे को लेकर कार्यकर्ताओं में या उनके समर्थकों में? देखिए नासिर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में खुला विरोध होना आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि खुलकर विरोध हुआ हो। इसमें बिल्कुल जमीन के अंदर विरोध होता है और नाराजगी होती है, और वो रिजल्ट में दिखाई देती है। ऐसे पिछले कई उदाहरण हैं, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री किसी नए आदमी को, बिना तजर्बे के आदमी को नहीं बना सकते, एक तजर्बेकार आदमी को जिसको लंबा अनुभव है, तो अनुभव को दरकिनार करके आप एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये वहां की जनता पसंद करेगी या उनके साथ काम करने वाले जो नेता है, जो सीनियर नेता है। अगर आप एक छोटे से ऑफिस की भी बात करें ना, कि आप अपने एक ऑफिस को चलाते हैं, बहुत बढ़िया आपका चैनल है, लेकिन अगर जूनियर को आप लोगों के सर पर बैठा दिया जाएगा, तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा और आपके ऑफिस में राजनीति शुरू हो जाएगी। यही चीज राजनीतिक के बीचों में होता है, राजनीतिक लोगों के बीच में होता है। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की राजनीति को इस तरीके से खत्म करना, भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है।